हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है मोललता। तो मोललता जो है यह इसको हमें व्यक्त करने के लिए इसके यानी कि मोललता बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हमें तापक्रम की जरूरत नहीं होती है। यानी कि मोललता यह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। तो HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में जो है 20.2% HCl होता है। तो HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में HCl कितना होता है, तो 20.2% HCl होता है। अगला क्वेश्चन है, समप्रासरणी विलयन के समान होती है। तो समप्रासरणी विलयन किसके समान होती है, तो समप्रासरणी विलयन जो है यह मोलर सांद्रता के समान होती है। तो समप्रासरणी विलयन किसके समान होती है, तो यह मोलर सांद्रता के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिलियन के प्रासरणी दाब को, तो किसी बिलियन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसी बिलियन के प्रासरणी दाब को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको जो है पाई/सी बराबर आर टी। तो पाई/सी बराबर आर टी इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसी बिलियन के प्रासरणी दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो प्रासरणी दाब को जो है वह पाई/सी बराबर आर टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो कौन जो है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो राउल्ट नियम से कौन धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो CHCl3 तथा C2H5OH। यह जो है सो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कौन दर्शाता है, तो CHCl3 तथा C2H5OH। ठीक है, तो CHCl3 तथा C2H5OH यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो कौन जो है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो इसमें से जो है वह विलायक के अणु। तो विलायक के अणु जो है यह अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु। तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक क्वथनांक जल में 1% NaCl, तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? तो कौन आदर्श घोल नहीं है? तो वह है क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन यह आदर्श घोल नहीं है। तो कौन आदर्श घोल नहीं है? तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन आदर्श घोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का। तो K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का। तो K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, वह है क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन यह विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? तो क्वथनांक उन्नयन। तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? तो क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुली, ये घुल्य होता, घुल्य, ठीक है, तो घुल्य, तो यानी कि जो है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसके मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। तो घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। तो घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। तो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब एक क्वथनांक का उन्नयन भी क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म है। और उसके बाद जो है प्रासरण दाब भी क्या है? एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो प्रासरण दाब। और एक क्या था? क्वथनांक का उन्नयन भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो जो है निम्न में से कौन विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है? तो वह है परासरण। तो परासरण क्या है? तो यह जो है विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है। जैसे एगो अनुसंख्यक गुण कौन सा था? तो एगो था क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक
का उन्नयन 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 और उसके बाद एक था परासरण दाब, और एक ये भी है परासरण। तो जो है विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो परासरण। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। ठीक है, तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है वहाँ पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो परासरण दाब जो व्यक्त होता है वो होता है P बराबर CRT। तो P बराबर CRT के द्वारा परासरण दाब व्यक्त होता है। तो परासरण दाब जो है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? तो P बराबर CRT के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? तो आदर्श विलयन का गुण, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। तो एक तरह से आदर्श विलयन का एक गुण क्या हो गया कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच होता है। तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? यानी जो है इनमें से किसका जो है जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो 0.005 मोलर MgSO4 का। ठीक है, तो जो है 0.005 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट का जो है सल्फेट के जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो किसके जो है जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो 0.05 मोलर MgSO4 के जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक का अवनमन अनुसंख्य गुणधर्म है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये अनुसंख्य गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन ये भी अनुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय विक्रियशीलता यह जो है अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता यह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन ये क्या है? तीनों की तीनों जो है सो क्या है? ये सब अनुसंख्य गुणधर्म है। लेकिन कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाश की क्रियाशीलता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज क्या होगा? ठीक है, n जो है ये n ये घुल्य के पदार्थ के मोलों की संख्या है।
और ये जो कैपिटल एन है सो घोलक के मोलों की संख्या है। तो घुल्ले के मोल प्रभाज कितना होगा? तो हमसे घुल्ले का एन का पूछ रहा है कि मोल प्रभाज कितना होगा। तो इसका जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख देंगे, बाकी टोटल को जोड़ देंगे। तो हमसे एन को पूछ रहा है तो एन को ऊपर रख देंगे, टोटल को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि एन बट्टे एन प्लस एन, यानी कि एन बट्टे एन प्लस एन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा घुल्ले का मोल प्रभाज। यदि एन कैपिटल एन इसका पूछ लेता तो इस कैपिटल एन को ऊपर रखते और टोटल को नीचे कर देते। ठीक है, तो देखिए, लेकिन हमसे पूछा सिर्फ इसका स्मॉल एन का, तो इसमें स्मॉल एन को ऊपर रख दिए, टोटल को नीचे, यानी कि जो यहाँ पर घुल्ले की मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, एन बट्टे एन प्लस एन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। तो सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक है। तो बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक कितना है? तो इसका जो 1/2 गुणांक है वह है 0.5 है। कितना है? तो 0.5 है। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का किसका? तो बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में, किसमें? तो बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक कितना है? तो 0.5 है। कितना है? तो 0.5 है। अगला क्वेश्चन है, केबी। ये केबी क्या है? वो बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, केबी बराबर डेल्टा टीबी, यानी कि जो है क्वथनांक में अंतर। ठीक है, डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में अंतर। ठीक, तो जो है केबी बराबर डेल्टा टीबी जबकि घोल की मोललता है। तो केबी बराबर डेल्टा टीबी ही है, तो जबकि घोल की मोललता है कितना? तो जब ये दोनों बराबर होगा तब घोल की मोललता कितनी होगी? तब जो घोल की मोललता होगी सो 1 होगी। कितनी होगी? तो 1 होगी। ठीक है, तो जब भी केबी बराबर डेल्टा टीबी हो तब जो है घोल की जो मोललता होगी सो 1 होगी। कितनी होगी? तो 1 होगी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श घोल का उदाहरण है। तो आदर्श घोल का उदाहरण कौन सा है? तो आदर्श घोल का उदाहरण है एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन। कौन सा है? तो एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन। तो आदर्श घोल का उदाहरण कौन सा है? तो एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन, यह आदर्श घोल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मोललता को व्यक्त किया जाता है। तो मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर से। किससे? तो मोल प्रति लीटर से जो है मोललता को व्यक्त किया जाता है। तो मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर से। किससे? तो मोल प्रति लीटर से। अगला क्वेश्चन है, जल के करापन का कारण क्या है? तो जल के करापन का कारण क्या है? तो इसका कारण है Ca2+ आयन
और Mg2+ आयन, ठीक है, यानी कि Ca2+ आयन और Mg2+ आयन ये दोनों जो है जल के करापन का कारण है, करापन यानी कठोरता का, ठीक है। तो जल के कठोरता यानी करापन का कारण क्या है, तो Ca2+ आयन और Mg2+ आयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य गलत है, तो इसमें जो है ये तो सही है, डेल्टा TF बराबर KF गुने M, ये गलत है। P0 माइनस PS बट्टे P0, और ये जो बराबर दिया गया है घोलक का मोल प्रभाज क्या है, सो गलत है। ये क्या है, तो यह गलत है। तो P0 माइनस PS बट्टे P0 यह घोलक का मोल प्रभाज यह गलत है, ठीक है। यह जो है सो घुल्य का मोल प्रभाज होता है, और ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, पाई बराबर CRT, ये तो सही है ही। तो ये जो है घुल्य का होता है, घोलक का नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा B, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, तो किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, तो वह है 0.1 मोलर BaCl2, 0.1 मोलर BaCl2 इसका जो है क्वथनांक, इसका एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, ठीक है। तो 0.1 मोलर BaCl2 का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है, तो वाष्प घनत्व का आपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है किसके, तो यह जो है सो समानुपाती होता है घुल्य के मोल प्रभाज के, ठीक है, इसके, तो घुल्य के मोल प्रभाज के। तो वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है किसके, तो घुल्य के मोल प्रभाज के। तो वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है किसका, तो घुल्य के मोल प्रभाज का। अगला क्वेश्चन है, आदर्श घोल के लिए निम्नलिखित में कौन शर्त सत्य है, तो आदर्श घोल के लिए कौन शर्त सत्य है, तो डेल्टा मिक्स बराबर 0, ये सही है, और फिर डेल्टा भी मिक्स बड़ा होता है 0 से, ये भी सही है, ठीक है। तो आदर्श घोल के लिए कौन सही है, तो डेल्टा H बराबर 0, ये भी सही है, और डेल्टा भी मिक्स बड़ा है 0 से, ये भी सही है आदर्श घोल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यों से बना एक एजियोट्रॉपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है, जबकि, यानी कि दो द्रव्यों से बना एक एजियोट्रॉपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है, जबकि
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखलाता है। ठीक है, तो दो द्रव्यों से बना एक एजियोट्रॉपिक घोल का क्वथनांक जो होता है, दो द्रव्यों से बना एक एजियोट्रॉपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है, जबकि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो ये होगा 1 मोलर Na2SO4 का, यानी सोडियम सल्फेट का। ठीक है, तो डायसोडियम सल्फेट, तो डायसोडियम सल्फेट यानी कि 1 मोलर डायसोडियम सल्फेट का क्वथनांक अधिकतम होगा जलीय घोल में। तो जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो 1.0 यानी कि 1 मोलर Na2SO4 का। ठीक है, इसका क्वथनांक जलीय घोल में अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है? यानी कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है। ठीक है, यानी अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में क्या होता है? अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो है अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है? तो यह जो है तथ्य है सो किसके अनुसार है? यह राउल्ट के नियम के अनुसार है। ठीक है, यानी राउल्ट का नियम ये कहता है कि अवाष्पशील विलय रखने वाला विलयन अवाष्पशील विलय रखने वाला विलयन वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, वो अपेक्षित अवनमन वह विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। कब? जब विलय अवाष्पशील हो तब। यह किसने कहा कि जो है जब विलय अवाष्पशील हो तब अपेक्षित अवनमन विलयन का वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है? राउल्ट के नियम ने कहा। ठीक है, तो ये 48 VVI ऑब्जेक्टिव्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।